हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी। माय नेम इज प्रियंका एंड आपकी साइकोलॉजी की क्लास है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे जून 2020 का। तो काफी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। जैसे कि आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जितने भी 2020 से लेकर 2025 तक एग्जाम हुए हैं टेट के, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम अब डिस्कस करेंगे हर सब्जेक्ट के। अब साइकोलॉजी की क्लास है, नेक्स्ट आपकी आई थिंक केमिस्ट्री की लगेगी, उसके बाद बायोलॉजी की। तो तीनों क्लासेस आपकी आज लगेंगी। तो करेंगे स्टार्ट आज की क्लास को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं आपकी टैट की तैयारी में, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कहीं ना कहीं कहीं हमें ये आइडिया लगता है कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बहुत ही ज्यादा बेनिफिट रहता है। तो ये वाली क्लासेस सभी ने अच्छे से लगानी है, पूरा रिवाइज करना है और पीवाईक्यू अच्छे से पढ़ना है, याद कर लेने हैं ये। तो करेंगे स्टार्ट आज की क्लास को अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। द कंडीशंस विच डायरेक्ट अ पर्सन टुवर्ड हिज गोल इज कॉल्ड लर्निंग, मेमोरी, मोटिवेटिंग, इमोशन। क्या होना चाहिए आंसर आपके अकॉर्डिंग? एक पर्सन है, मान लो ये कोई पर्सन है, ठीक है। इसका कोई गोल है और कोई चीज है जो इसको क्या कर रही है, मोटिवेट कर रही है। ठीक है, मोटिवेट कर रही है कि ये गोल ओरिएंटेड बिहेवियर हो या गोल डायरेक्टेड बिहेवियर इस बच्चे का हो और ये अपने गोल को अचीव कर ले। तो वैसे तो मैंने बोल ही दिया है कि आंसर होना चाहिए मोटिवेशन, है ना। मोटिवेशन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। मोटिवेट करने करेंगे हम बच्चे को। ये मोटिवेट इंटरनल या एक्सटर्नल कैसा भी हो सकता है, आपने सारी थ्योरी पढ़ी हुई है ना। मोटिवेशन आपकी दो तरह की होती है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। इंटरनल मोटिवेशन होती है जिसका लोकस हमारे अंदर होता है और एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है जिसका लोकस आउटसाइड रहता है। ठीक है, कोई और हमें मोटिवेट कर रहा होगा, दैट इज एक्सटर्नल मोटिवेशन। या कहीं बाहर से हमें मोटिवेशन मिल रही है, किसी को देखकर मोटिवेशन मिल रही है कि यार ये आदमी वहां पहुंचा, मुझे भी वहां पहुंचना है, दैट इज एक्सटर्नल मोटिवेशन। और जब अंदर से आवाज आए कि नहीं मुझे ये करना ही है, जैसे आपके अभी आई थिंक इंटरनल मोटिवेशन आप सब में हाई होगा क्योंकि आपको टेट एग्जाम क्लियर करना है। तो वो आपके अंदर से आवाज आ रही है। हो सकता है किसी को एक्सटर्नल मोटिवेशन मिली हो, किसी के पेरेंट ने कहा हो कि बेटा तुम्हें करना पड़ेगा। तो वो डिपेंड करता है मोटिवेशन के टाइप्स पे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। और ये जरूरी है आपके गोल अचीव करने के लिए। तो क्या आप सब भी मोटिवेटेड हैं? मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है, तभी आप टेट एग्जाम अच्छे से क्लियर कर पाओगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, द कंडीशन विच डायरेक्ट अ पर्सन टुवर्ड हिज गोल इज कॉल्ड मोटिवेशन। यहाँ पे मोटिवेटिंग लिख दिया है, यहाँ पे मोटिवेशन होना था। बाकी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 30 क्वेश्चन रहेंगे, बता दूं मैं आपको पहले, क्योंकि आपके एग्जाम में 30 ही क्वेश्चन आते हैं। तो 30 क्वेश्चन रहेंगे, देखते हैं कितने टाइम में हम कवर करते हैं इनको। थोड़ा बहुत मैं एक्स्ट्रा भी रिवाइज कराती चलूंगी आपको, जो चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। जैसे भी मैंने मोटिवेशन का बता दिया आपको। मोटिवेशन में वो साइकिल भी याद रखना, NDAGAR है याद। जिसको नहीं याद है, अभी प्रैक्टिस सेट खोलो या अपनी थ्योरी क्लासेस खोलो, जो थ्योरी बैच के एस्पिरेंट है वो देखेंगे मोटिवेशन की साइकिल कौन सी आपने पढ़ी हुई है, थ्योरीज कौन सी पड़ी हुई है। अब साथ के साथ मैं आपको रिलेटेड टॉपिक भी याद करवाती चलूंगी कि इससे रिलेटेड टॉपिक क्या क्या थे। थ्योरी कौन सी पढ़ी थी आपने मोटिवेशन की, है याद किसी को? नहीं याद है, चैप्टर पढ़िए जाके। सेकंड MCQ, द रेपिटेशन ऑफ एनी एक्टिविटी लीड्स टू स्ट्रॉन्गर टाइज इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ थॉर्नडाइक। किसी भी एक्टिविटी को अगर आप रिपीट में कर रहे हो, ठीक है, बार बार दोहरा रहे हो उस चीज को, तो वो स्ट्रॉन्गर टाइज मतलब और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी वो एक्टिविटी, अच्छी हो जाएगी आपकी। वो मान लो आप लैंग्वेज सीख रहे हो, इंग्लिश बोलना, तो आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो वही सब चीजें, तो एक ना एक दिन तो आपको क्या होगा, अच्छे से बोलना सीख ही जाओगे। तो अच्छा हो रहा है, स्ट्रॉन्ग टाइज बन रही हैं। तो कौन से लॉ में ऐसा कहा गया है? लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, नन ऑफ दिस। क्या होना चाहिए आंसर? क्या लगता है आपको, क्या आंसर होना चाहिए इसका? लॉ ऑफ एक्सरसाइज। क्या आंसर होना चाहिए? लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अब देखो ये तीनों ही लॉज थॉर्नडाइक ने दिए हैं और इनका कॉमन नेम क्या है? प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग किसने दिए हैं? प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक ने दिए हैं। ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। थॉर्नडाइक ने दिए हैं प्राइमरी लॉज, याद रखना। कौन कौन से प्राइमरी लॉज हैं ये भी पूछा गया है। लॉ ऑफ रेडीनेस पहला, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तीन लॉज उन्होंने दिए हुए हैं। क्लियर? प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग। इन्होंने सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग भी दिए हैं।
इन्होंने ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के बारे में भी कहा है, तो वो भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ लिखवा देती हूँ। इन्होंने ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के बारे में भी कहा है, जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो ट्रांसफर की इन्होंने बात की है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात भी की है इन्होंने। इन्होंने सेकेंडरी लॉज भी दिए हैं। अच्छा, इन्होंने थ्योरी भी दी है। कौन सी थ्योरी दी है इन्होंने, बताओ जरा। करो याद, कौन सी थ्योरी थी थॉर्नडाइक की? करिए सब याद, जो भी वीडियो देख रहे हैं, करो सब याद थॉर्नडाइक की थ्योरी। कौन सी थी? ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था? कैट के ऊपर परफॉर्म किया था। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई। ट्रायल एंड एरर थ्योरी हॉर्नडाइक ने दी थी, और इनको फादर भी कहा जाता है। कितने सारे पॉइंट हो गए, देखो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। किसके फादर कहा जाता है इनको? फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये सारे पॉइंट एग्जाम में पूछे गए हैं, तो एक बार फिर से देख लो। थॉर्नडाइक ने प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग दिए हैं, कौन कौन से? लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। थॉर्नडाइक ने को ही फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो ट्रांसफर की इन्होंने बात की है। इन्होंने सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग भी दिए हैं। ट्रायल एंड एरर थ्योरी बिहेवियरिज्म की, वो इन्होंने दी हुई है। एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था? कैट के ऊपर किया था। क्लियर? और इस थ्योरी में कौन सी एसोसिएशन थी या कौन सी लर्निंग हुई थी कैट की? इसमें लर्निंग हुई थी एसआर लर्निंग। कौन सी लर्निंग हुई थी? एसआर, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स लर्निंग। ठीक है, कौन सी लर्निंग हुई थी? स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स लर्निंग। क्लियर है क्वेश्चन सभी को? सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड। द क्वालिटी या फिर एबिलिटी ऑफ परसीविंग, अंडरस्टैंडिंग एंड डिफरेंशिएटिंग द फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ वन सेल्फ एंड अदर इज कॉल्ड। मतलब परसीव किया आपने किसी की फीलिंग को या इमोशन को, समझा, अंडरस्टैंड किया, डिफरेंशिएट किया, किसी दूसरे, अपने भी और दूसरों की भी अच्छे से कर पाते हो आप। तो आप में कौन सी टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है? प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, नन ऑफ दीज। देखो, जब ऐसा इंसान आपको मिले कि जो आपको भी समझ रहा है, आपके इमोशंस और फीलिंग को भी समझ रहा है, खुद के इमोशन फीलिंग तो वो समझता ही है, इसका मतलब है कि उसमें है इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या है उसमें ज्यादा? इमोशनल इंटेलिजेंस। याद रखना है क्या ज्यादा है उसमें? इमोशनल इंटेलिजेंस। डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधा याद रखो, डेफिनेशन ही बोली गई है ये इमोशनल इंटेलिजेंस की। इमोशनल इंटेलिजेंस में भी आपका एक ईक्यू टर्म आती है, इसमें भी इमोशनल कोशेंट, जो कि आईक्यू से भी ज्यादा जरूरी होता है। ये भी आपने पॉइंट याद रखना है। किससे ज्यादा जरूरी है ये? आईक्यू से भी ज्यादा जरूरी है ये। इसी में इमोशनल इंटेलिजेंस वाले चैप्टर में ही आपने एक थ्योरी की हुई है, थ्योरी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। किसने दी हुई है? पूछा जा सकता है। थ्योरी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस किसने दी है? आ रहा है याद किसी को? गोलमैन। किसने दी है? गोलमैन। देखो, मैं साथ के साथ बताती चल रही हूँ चीजें। जिनको नहीं याद आ रही है, इसका मतलब है उनको और ज्यादा पढ़ने की नीड है, तो पढ़ना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु सेड लैंग्वेज डिपेंड अपॉन थिंकिंग। किसने कहा है ऐसा कि लैंग्वेज जो है थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करती है? वाइगॉत्स्की, पियाजे, वॉटसन, बैरन। कौन होना चाहिए आंसर? लैंग्वेज डिपेंड अपॉन थिंकिंग, हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब इनका कहना है सिंपल कि थॉट पहले आई और उसके बाद आपकी लैंग्वेज डेवलप हुई, और ये मैंने क्लास में भी बताया हुआ है आपको। थॉट पहले आई और लैंग्वेज बाद में डेवलप हुई। करेक्ट आंसर इज जीन प्याजे। जीन प्याजे का कहना था ये। प्याजे का मानना था कि थॉट ही डिटरमाइन करती है आपका लैंग्वेज, और ये क्वेश्चन आपका काफी बार पूछा गया है एग्जाम में, तो इसको याद रखना है। और वाइगॉत्स्की की बात करें तो इन्होंने कहा था कि स्टार्टिंग में लैंग्वेज और थॉट जो है सेपरेटली डेवलप करते हैं और बाद में मर्ज हो जाते हैं। तो शुरू में थॉट अलग से डेवलप हो रही है, लैंग्वेज अलग से डेवलप हो रही है, लेकिन बाद में दोनों मर्ज कर जाएंगे, एक साथ डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये वाइगॉत्स्की का कहना था। इसी के साथ साथ प्याजे ने कौन सी थ्योरी दी हुई है? थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कितनी स्टेजेस थी डेवलपमेंट की? 4 स्टेजेस। कौन कौन सी? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल,
कंक्रीट ऑपरेशनल, एंड लास्ट वन क्या थी? फॉर्मल ऑपरेशनल। कौन कौन सी थी? सेंसरी मोटर, दूसरा प्री ऑपरेशनल, तीसरा कंक्रीट ऑपरेशनल, एंड फोर्थ वन इज फॉर्मल ऑपरेशनल। अब इनकी एजेस क्या थी, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है और ये आपने खुद करना है। जिसको याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है थ्योरी पढ़िए, प्रैक्टिस सेट या अपनी थ्योरी क्लासेस की, जहां से भी पढ़ना है आपको। ठीक है। वाइगॉत्स्की की अगर बात की जाए, सोशियो कल्चरल थ्योरी इन्होंने दी है। सोशियो कल्चरल थ्योरी इन्होंने दी है। ठीक है, सोशियो कल्चरल थ्योरी दी है वाइगॉत्स्की ने। और क्या क्या चीजें थी इस थ्योरी में? इन्होंने लैंग्वेज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। उन्होंने कहा था लैंग्वेज एक टूल है आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। लैंग्वेज को काफी इंपॉर्टेंस दी है, कल्चर को, सोसाइटी को। इसमें जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एमकेओ, मोर नॉलेजेबल अदर, स्कैफोल्डिंग, इन सब का यूज किया है इन्होंने अपनी थ्योरी में। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? टेम्परेरी हेल्प। एमकेओ, मोर नॉलेजेबल अदर, जो हमें सिखा रहा है चीजें बच्चे को। जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, बच्चे के सीखने का दायरा। ठीक है, ये सारा चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस चिल्ड्रन बिकम मोर एक्टिव मेंबर ऑफ देयर पीयर ग्रुप? पीयर ग्रुप के साथ उसकी इंटरेक्शन ज्यादा हो रही है, एक्टिव मेंबर बन जा रहा है, दोस्त बहुत बन रहे हैं अब उसके। कौन से पीरियड में होता है, ऐसा स्टेज में होता है? एडोलेसेंस, एडल्टहुड, अर्ली चाइल्डहुड या फिर चाइल्डहुड? सोचिए किसमें होता होगा? क्या एडोलेसेंस? एडोलेसेंस होते हैं आपके टीनेजर, 13 से 18 या फिर 19 की एज का बच्चा, एज भी पूछ ली जाती है। एडल्टहुड आ गया आपका फिर 18 अबव। अर्ली चाइल्डहुड की बात करें तो ये आता है 3 से 6 साल। और चाइल्डहुड यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है, तो यहाँ पे हम 3 से 12 साल ले लेंगे। लेटर और अर्ली दोनों आ जाएंगे इसमें। तो अब करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसका? सबसे ज्यादा फ्रेंड किस में बनेंगे? एडोलेसेंस में, टीनेजर्स। वो तो एज ही फ्रेंड्स बनाने की होती है ना। तो एक्टिव मेंबर बन जाता है वो पीयर ग्रुप का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक और चीज याद रखना, अर्ली चाइल्डहुड में फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है अर्ली चाइल्डहुड में। और लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, ये जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है इसके लिए ब्रेन का कौन सा हेमिस्फेयर रिस्पॉन्सिबल होता है? लेफ्ट हेमिस्फेयर ऑफ ब्रेन। ये सारी चीजें आप पढ़ के आए हो, मैंने सब कुछ बताया है आपको क्लास में। ये रिवीजन ही समझ लीजिए पीवाईक्यू में भी आपका। चलिए नेक्स्ट। द प्रोसेस बाय विच द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम सडनली बिकम क्लियर इज नोन एज। मतलब ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें कोई प्रॉब्लम, मान लो किसी प्रॉब्लम में आप हो और एकदम से आपको सडन सॉल्यूशन आ जाता है कि यस, इस तरीके से भी तो इसे सॉल्व किया जा सकता है, एक आइडिया, सडन आइडिया। यही बोला गया है, देखो एक बार फिर से पढ़ लो क्वेश्चन। द प्रोसेस बाय विच द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम सडनली बिकम क्लियर इज नोन एज आह एक्सपीरियंस। आहा एक्सपीरियंस मतलब वो एक्सक्लेमेशन वाला। थिंकिंग, रीजनिंग, नन ऑफ दिस। कौन सा एक्सपीरियंस है ये? आहा एक्सपीरियंस। ठीक है। और सडन आइडिया कौन सी थ्योरी का कॉन्सेप्ट है? ये जो अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा, किस थ्योरी का कॉन्सेप्ट है ये? कोलर की थ्योरी। कौन सी थ्योरी थी इनकी? कोलर की इनसाइट लर्निंग थ्योरी, जिसके ऊपर इन्होंने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था इनसाइट लर्निंग थ्योरी में? चिंपैंजी के ऊपर। और सबसे फेमस कौन सा था? सुल्तान। सारी चीजें याद रखना। नेक्स्ट है, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड ऑफ मोटिवेशन। इतनी बार इस थ्योरी से क्वेश्चन आया है ना एग्जाम में, मुझे तो लगता है हर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है इसका। ऑप्शन ए है एएच मैस्लो, बी है मॉरियर, सी है एटकिंसन, डी है मैक्लीलैंड। तो नीड हायरार्की की किसने दी है? अब्राहम मैस्लो। किसने दी है? अब्राहम मैस्लो। और भी क्वेश्चन काफी बनते हैं। यही है वो थ्योरी मोटिवेशन की जो मैं पीछे भी बात कर रही थी, हायरार्की ऑफ मोटिवेशन। इसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी भी बोलते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी भी बोला जाता है। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी किसने दी है, देन तब भी आपका आंसर अब्राहम मैस्लो ही होगा। और इन्होंने हायरार्की दी थी। करो याद क्या क्या थी हायरार्की में, बताओ, सोचो जल्दी। सबसे बेसिक फर्स्ट लेवल पे क्या थी? कौन सी नीड्स थी? फिजियोलॉजिकल। दूसरे लेवल पे कौन सी थी? सेफ्टी नीड्स। तीसरे में लव एंड बिलोंगिंगनेस। फोर्थ पे कौन सी थी? सेल्फ एस्टीम।
और हाईएस्ट पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये जिस तरह मैंने लिखे हैं ना, इसी तरीके से आपको याद होने चाहिए ये टिप्स पे। क्वेश्चन आ जाता है, लोएस्ट लेवल पे कौन सी नीड थी, हाईएस्ट लेवल पे कौन सी नीड थी, कितनी हायरार्की, कितने लेवल थे, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। अब्राहम मैस्लो ने क्या दिया है, हायरार्की ऑफ नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज, ये क्वेश्चन तो सभी को आता होगा, लड्डू क्वेश्चन एकदम से आपका 1 नंबर पक्का। सिंपल ग्लैंड, स्पेसिफिक ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, माइनर ग्लैंड। क्या कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को? मास्टर ग्लैंड। क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड, याद रखना है। नेक्स्ट है, द परसेप्चुअल इंक्लिनेशन ऑफ अ पर्सन टुवर्ड स्पेसिफिक थिंग्स इज नोन एज ओपिनियन, एटीट्यूड, अटेंशन, परसेप्चुअल विजिलेंस। द परसेप्चुअल इंक्लिनेशन ऑफ अ पर्सन टुवर्ड्स स्पेसिफिक थिंग, मतलब अपना एक कोई पर्टिकुलर चीजों के लिए आप क्या, आपकी परसेप्शन क्या है, हर पर्सन की अलग होती है, तो उसको क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाता है अटेंशन, कि किस तरीके से आप एक पर्टिकुलर चीज को अटेंशन दे रहे हो, वही है परसेप्चुअल इंक्लिनेशन। ठीक है, याद रखना। ओपिनियन क्या होता है? किसी भी चीज के बारे में जजमेंट लेना, है ना, अपना जजमेंट करना किसी भी चीज के लिए। एटीट्यूड क्या होता है? क्या होता है? व्हाट इज एटीट्यूड? वे ऑफ थिंकिंग कह लो। ठीक है, सेटल्ड वे ऑफ थिंकिंग, एक तरीका आपके सोचने का, सेटल्ड वे ऑफ थिंकिंग। तो हो सकता है इनकी भी डेफिनेशन इसी तरीके से पूछ ली जाए, तो ये याद रखनी है। नेक्स्ट है, ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विच वन इज नॉट रिलेटेड टू मेमोरी? आइडेंटिफिकेशन, रिटेंशन, रिकॉल, फीलिंग। अब मेमोरी चैप्टर तो बहुत अच्छे से करवाया है भैया आपको, बताओ कौन सा फैक्टर मेमोरी का नहीं होगा? आइडेंटिफिकेशन होगा, है ना। मेमोरी में हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अगर हमने पहली चीजें देखी हैं तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। रिटेंशन, याद करना, कोई चीज आपने पहले सुनी हो, पढ़ी हो, देखी हो, बाद में भी याद आ सकती है, दैट इज कॉल्ड रिटेंशन। रिकॉल, अगेन याद करना। और फीलिंग, क्या मेमोरी में कोई फीलिंग आ सकती है? नहीं, तो ऑप्शन डी इज द इनकरेक्ट वन। नॉट पूछा था क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन ध्यान रखने हैं एग्जाम में, नॉट वाले क्वेश्चन आएंगे तो ध्यान से पढ़ना है। फीलिंग इसका फैक्टर नहीं है। मेमोरी की बात करें, दो तरह की मेमोरी पढ़ी है आपने, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी को वर्किंग मेमोरी भी बोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका। वर्किंग मेमोरी कितने सेकंड के लिए लास्ट करेगी? 30 सेकंड के लिए ओनली। लॉन्ग टर्म मेमोरी लाइफ लॉन्ग चलती है, डिपेंड करता है 10 साल, 20 साल, 50 साल, कितने साल तक रहेगी। ठीक है, और मेमोरी की स्टेजेस पूछी जाती हैं एग्जाम में, मेनली 3 स्टेजेस हैं, कौन कौन सी? एनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्राइवल। इसी सीक्वेंस में याद कर लेनी है ये, एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इंटेलिजेंस थ्योरी सपोर्ट द जनरल इंटेलिजेंस जी एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस एस? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। थ्योरी ऑफ गार्डनर, थ्योरी ऑफ गिलफोर्ड, थ्योरी ऑफ स्पीयरमैन, थ्योरी ऑफ वर्नन। दो ही फैक्टर हैं, जी और एस। टू फैक्टर थ्योरी किसने दी है? सिंपल सा क्वेश्चन है आपको, टू फैक्टर थ्योरी किसने दी है? टू फैक्टर थ्योरी ये दी है स्पीयरमैन ने, चार्ल्स स्पीयरमैन ने। गार्डनर ने कौन सी दी है? मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। गिलफोर्ड ने कौन सी दी है? गिलफोर्ड की अगर बात की जाए, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, ये क्वेश्चन आता है कि स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट किसने दिया है? 3 डायमेंशनल थ्योरी भी बोलते हैं इसको इंटेलिजेंस की। ठीक है, वर्णन का एज सच कोई आपने मतलब टेट एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, तो इसका आपको याद रखने की भी नीड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलप्ड अमंग चिल्ड्रन थ्रू ग्रुप एक्टिविटीज? बच्चे से करवा रहे हैं आप ग्रुप एक्टिविटी, तो क्या चीज डेवलप होगी? पीरियड ऑफ लीडरशिप, कोऑपरेशन, डिसिप्लिन, ऑल ऑफ अबव। जब बच्चा ग्रुप में काम कर रहा है तो क्या होना चाहिए, आप बताइए, क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? लीडरशिप भी डेवलप होगी, कोऑपरेशन भी और डिसिप्लिन भी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड आईक्यू विल बी 91 to 110, बिलो 70, 71 to 90, अबव 130। अब देखो कितना इजी है, ऑड वन आउट कर सकते हो, किया है ना आपने आईक्यू का, मैंने आपको चार्ट करवाया था। 91 से 110 तो होते हैं एवरेज, जो एवरेज बच्चे हैं। बिलो 70 होते हैं मेंटली रिटार्डेड, 71 से लेकर 90 ये आपके बिलो एवरेज हो जाएंगे।
बिलो एवरेज, अबव 130 आपके गिफ्टेड आ जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर होगा करेक्ट? ऑप्शन बी। सारे पता होना चाहिए एवरेज का आईक्यू कितना होता है, बिलो एवरेज कौन है, अबव एवरेज कौन है, गिफ्टेड कौन है, ये आपका काम है याद करना। करवाया आपको सब कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय whom? मैकडॉगल, टर्मन, बिने, नन ऑफ दिस। पहला इंटेलिजेंस टेस्ट किसने बनाया था? किसने बनाया था? करो याद जल्दी से। अल्फ्रेड बिने ने। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टर्मन ने रिवाइज फॉर्मूला दिया था आईक्यू का। रिवाइज फॉर्मूला क्या था? आईक्यू इक्वल्स टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। ये जो 100 है ये टर्मन ने ऐड किया था, रिवाइज किया था उस फॉर्मूला को, तो याद रखना है। आईक्यू का फॉर्मूला भी पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है, एवरी लर्नर इज यूनिक मीन्स दैट हर लर्नर अलग है। लर्नर डू नीदर हैव एनी कॉमन क्वालिटीज नॉर डू शेयर कॉमन गोल। तो ये तो बिल्कुल गलत है। कॉमन गोल हो सकते हैं, क्वालिटीज सेम हो सकती हैं कुछ हद तक। अ कॉमन करिकुलम फॉर ऑल लर्नर इज नॉट पॉसिबल। It is impossible to develop the potential of learner in a heterogeneous class. No two learner are alike in their ability, interest and talent. बेस्ट कौन सी लग रही है आपको इसमें? बेस्ट देखी जाए तो कौन सी डेफिनेशन हो गई? ऑप्शन डी, कि कोई भी दो लर्नर सेम नहीं है, ना ही उनकी एबिलिटीज, ना ही उनके इंटरेस्ट, ना ही उनके टैलेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोलॉजिकल और नेचुरल मोटिव? हंगर, थर्स्ट, हैबिट, स्लीप। बायोलॉजिकल मोटिव कौन सा नहीं है? नेचुरल, मतलब जो नेचुरली आपको अंदर से आ रहा है। हंगर, भूख लगती है, अंदर से आती है, खुद से थोड़ी फील होता है कि यार अब मुझे भूख लग रही है। आपको अंदर से भूख लग रही है, तो ये बायोलॉजिकल हो गया। थर्स्ट, प्यास भी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, हंगर वाला ही। हैबिट, आपकी आदतें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी कैसी आदतें होंगी, अच्छी आदतें, बुरी आदतें, या कौन कौन सी आदतें आपको, क्या क्या हैबिट्स है मतलब मेनली आपकी। तो ये आपका बायोलॉजिकल फैक्टर नहीं है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमसे पूछा था नॉट। और स्लीप भी नेचुरल है। स्लीप आपको नेचुरली आती है, आप खुद से नहीं सोने लग जाते हो कि सुबह के 10 बज गए अब मैं सोऊंगा। बस सो सकते हो, वो भी अलग बात है, लेकिन एक नेचुरल स्लीप साइकिल होती है हमारी, है ना, ह्यूमन की। तो स्लीप, हंगर, थर्स्ट ये बायोलॉजिकल और नेचुरल मोटिव है। हैबिट आपका हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल मोटिव, या फिर इसको नॉन बायोलॉजिकल मोटिव आप कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू पियाजे फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज। चलिए, अभी पीछे मैंने पूरी स्टेजेस लिखवाई थी आपको सीक्वेंस में, कौन सा आंसर होगा इसमें करेक्ट? फर्स्ट स्टेज पूछी गई है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो कौन सी होगी? कंक्रीट ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल या फॉर्मल ऑपरेशनल? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेंसरी मोटर। चलो एज भी बताती चलती हूँ साथ में। 0 से 2 साल का बच्चा होता है सेंसरी मोटर में। प्री ऑपरेशनल में 3 से 6 साल का बच्चा। कंक्रीट ऑपरेशनल में 7 से 11 साल का बच्चा। और 11 से लेकर 15 साल का बच्चा, और अबव भी हम कंसिडर करते हैं, 15 अबव, और फॉर्मल ऑपरेशनल में आता है। और ये एजेस पूछी गई हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, 4 स्टेजेस दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की पियाजे ने, जो कि यूनिवर्सल थी, सभी बच्चों में होगी ही होगी, यूनिवर्सल स्टेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रमोटेड बाय गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट, पैवलव, जीन पियाजे, वाइगॉत्स्की। इनसाइड थ्योरी हमने अभी पीछे पढ़ा, कोलर ने दी थी। कोलर के साथ साथ कोफका का भी नाम आता है, वर्जहाइमर का भी नाम आता है, और ये तीनों ही क्या है? गेस्टाल्टिज्म को बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वर्जहाइमर के बारे में एक और बात बता दूं, इनको फादर ऑफ गेस्टाल्टिज्म भी बोलते हैं। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, फादर ऑफ गेस्टाल्टिज्म भी बोला जाता है इनको। नेक्स्ट है, लर्निंग डिसेबिलिटीज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स आर कॉल्ड। क्या कहते हैं? सारी डिसेबिलिटीज पढ़ी है आपने, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुली, डिस्ग्राफिया, डिस्फ्रेक्सिया। मैथ में अगर लर्निंग डिसेबिलिटी है तो उसको क्या कहा जाएगा? डिसकैलकुली, कैलकुलेशन से रिलेटेड। डिस मीन्स डिसेबिलिटी, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो डिसकैलकुली। डिसलेक्सिया, लैंग्वेज रिलेटेड, मेनली रीडिंग डिसऑर्डर इसको कहते हैं। डिस्ग्राफिया, राइटिंग डिसऑर्डर। और डिस्फ्रेक्सिया क्या होगा? मोटर या स्पीच? डिस्फ्रेक्सिया क्या होगा? ऑप्शन डी बताइए। ये मोटर कोऑर्डिनेशन में गड़बड़ हो जाए तो डिस्फ्रेक्सिया बोलते हैं।
नेक्स्ट है हु क्रिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ किंडरगार्टन? मॉन्टेसरी, ड्यूई, रोशू या फ्रोबेल? टीचिंग मेथड याद है, सारे करवाए हैं मैंने आपको। तो किसने किंडरगार्टन का मेथड दिया है? गार्डन लिखा है यहाँ पे, गार्डन होगा। फ्रोबेल, फ्रेडरिक फ्रोबेल। ठीक है। मॉन्टेसरी मेथड मारिया मॉन्टेसरी ने डेवलप किया था, ये भी याद रखना है आपने। जॉन ड्यूई की बात करें, ये लर्निंग डूइंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट मारिया मॉन्टेसरी ने मॉन्टेसरी मेथड दिया था। इन्हीं के नाम पे पड़ा है फिर इनके मेथड का भी नाम। ठीक है। चलिए, assessment for learning takes account of following except need of student, mistake of student, learning style of student, strength of student। असेसमेंट से क्या क्या किया जाता है? सिंपल सा, क्या हमें जरूरतें पता चलेगी बच्चे की, क्या गलतियां पता चलेगी, लर्निंग स्टाइल के बारे में, या स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट। एक्सेप्ट पूछा गया, क्या नहीं पता चलेगा वो बताना है आपने। तो देखो, नीड के बारे में भी पता चलेगा, मिस्टेक के बारे में पता चलेगा, लेकिन हमें मिस्टेक के ऊपर फोकस नहीं करना है बच्चे की। तो ऑप्शन बी, एक्सेप्ट मिस्टेक्स ऑफ स्टूडेंट। मिस्टेक को हमें नहीं देखना है ज्यादा, ना उसको डांटना है उस बारे पे। लर्निंग स्टाइल के बारे में पता चलेगा, स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट के बारे में पता चलेगा। ऑप्शन बी एक्सेप्ट में आ जाएगा फिर। नेक्स्ट है, अ टीचर यूजेस ऑडियो विजुअल एंड एक्टिविटीज इन हर टीचिंग बिकॉज दे प्रोवाइड रिलीफ टू टीचर, facilitate effective assessment, provide a diversion for learner, utilize maximum number of senses to enhance learning। इस तरह के क्वेश्चन में मोस्ट पॉजिटिव स्टेटमेंट विल बी योर आंसर। कौन सा आंसर होना चाहिए 22 का? यूटिलाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस टू एनहांस लर्निंग, सबसे मोस्ट पॉजिटिव स्टेटमेंट यही है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखो, साइको में आप 30 आउट ऑफ 30 बड़े इजीली ले सकते हो अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, अगर आपको साइकोलॉजी अच्छे से आती है, और इसी से आपकी मेरिट भी बनती है, मार्क्स आगे जाते हैं सीधे। सोचो 30 मार्क, अगर 30 में से 30 आप ले रहे हो, कितने आगे जाएंगे आपके मार्क्स, है ना? सबसे इजी पोर्शन मुझे यही लगता है, साइकोलॉजी होती है टेट के एग्जाम में, तो इसको बिल्कुल पक्का कर लेना है आपने। 30 मार्क्स कहीं नहीं जाने चाहिए आपके, सारे आपके पास होने चाहिए आपके 30 मार्क्स। और वो कब होंगे? जब बार बार पढ़ोगे चीजें, डेली लगाओगे क्लासेस, ठीक है? तो डेली पढ़ना है। वेयर वॉज द फर्स्ट साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी सेटअप? बर्लिन, बॉस्टन, इंडिया, लिपिस, जर्मनी। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। ऑप्शन डी, लिप्जिग, जर्मनी। किसने बनाई थी फर्स्ट साइकोलॉजी की लैब? किसने बनाई थी? विलहेम वुंट ने। विलहेम वुंट ने बनाई थी भाई, याद रखना इसको, ये भी पूछा गया एग्जाम में। अवर फेवरेबल ओपिनियन ऑफ वन सेल्फ इज कॉल्ड, मतलब हमारे बारे में हमारा सबसे प्यारा थॉट क्या है, क्या कहा जाएगा उसको? सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ मॉनिटरिंग। ये क्वेश्चन भी काफी पूछे जाते हैं। इसे कहते हैं सेल्फ एस्टीम, हमारे बारे में हम क्या सोच रखते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एस्टीम। किसी में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है। कोई सोचता है कि मैं ये सब कर सकता हूँ, तो हाई सेल्फ एस्टीम है उस पर्सन में। कोई सोचता है कि नहीं यार, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, लो सेल्फ एस्टीम है उसमें। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम? डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सोन, न्यूरॉन। बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत इजी है। नर्वस सिस्टम का स्मॉलेस्ट यूनिट किसे कहा जाता है? न्यूरॉन। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम भी इसी को कहा जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द करेक्ट स्टेज फॉर इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी इन एरिक्सन साइकोलो सोशल थ्योरी? एरिक एरिक्सन की थ्योरी याद है? साइको सोशियल थ्योरी इन्होंने दी हुई है, लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। साइको सोशियल थ्योरी किसने दी है? एरिक एरिक्सन ने दी है। कितनी स्टेजेस थी? 8 स्टेजेस थी, ये भी याद रखना। अब बोला गया है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी कौन से एज के बच्चे में होगी? 2 साल, 6 से 12, 3 से 18 या 3 से 5? शॉर्टकट याद है? टाई, फोर, जीई, ये है सारी 8 स्टेजेस। नहीं याद है? पढ़ो थ्योरी वापस से, अभी मैं नहीं बताऊंगी, ये आपको खुद करनी पड़ेगी याद। पहली है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ठीक है? फर्स्ट स्टेज तो वो ये होगी, लेकिन हमें पूछा इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, तो क्या आंसर होना चाहिए? 6 से 12, लेटर चाइल्डहुड वाला बच्चा इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी में होता है।
नेक्स्ट, व्हाट इज द कंडीशन स्टिमुलस इन Pavlov कंडीशनिंग थ्योरी? बेल, फूड, सलाइवा, नन ऑफ दिस। सबसे पहले पेवलव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इन्होंने दी है, क्वेश्चन आया है एग्जाम में, कौन सी थ्योरी दी हुई है? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी है इन्होंने। एक्सपेरिमेंट था डॉग के ऊपर। दो स्टिमुलस का यूज किया है इन्होंने, कौन कौन से? एक फूड जो कि नेचुरल स्टिमुलस था, दूसरा बेल जो कि आर्टिफिशियल और कंडीशनड स्टिमुलस थी, बाद में कंडीशनड बनती है ना जब कंडीशनिंग कराने के बाद। तो हमसे कंडीशनड ही पूछा गया है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बेल। सलाइवेशन रिस्पॉन्स था, सलाइवेशन क्या होगा इसमें? रिस्पॉन्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज कंपोनेंट इज एनकोडिंग? ये भी मैंने अभी बताया आपको पीछे, किसका कंपोनेंट है एनकोडिंग? मोटिवेशन, लर्निंग, मेमोरी, इंटरेस्ट। ऑप्शन सी मेमोरी। तीन और थे इसके, मतलब तीन है टोटल कंपोनेंट इसके, कौन कौन से? सबसे पहला है एनकोडिंग, एनकोडिंग के बाद होती है स्टोरेज, स्टोरेज के बाद होती है रिट्राइवल। अगर रिट्राइव नहीं कर पाए आप चीजें तो उसको फॉरगेटिंग बोलते हैं। ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, देखो बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि यही क्लास में फिर से याद हो जाए चीजें, अगर इनकेस आप भूल गए हो। नेक्स्ट है हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट एंड सोशल इंटेलिजेंस? तीन तरह की इंटेलिजेंस किसने दी है? थॉर्नडाइक, स्किनर, स्टर्न, टर्मन। किसने दी हुई है? थॉर्नडाइक ने दी हुई है। किसने दी है? थॉर्नडाइक ने। तो इन्होंने इंटेलिजेंस वाले चैप्टर पे भी काम किया हुआ है, इंटेलिजेंस वाले कॉन्सेप्ट पे भी, ठीक है। इन्होंने लर्निंग वाले कॉन्सेप्ट पे भी काम किया है, इसलिए इनको फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी बोला जाता है। बहुत काम किया, बहुत कंट्रीब्यूट किया है इन्होंने। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डिफरेंट कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग? सेल, जीन, क्रोमोसोम, एनवायरमेंट। बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट अगेन, ये आपको आ जाएगा। यही सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। कौन सा? जून 2020 का। कौन करता है ट्रांसमिट? सेल करता है, जीन, क्रोमोसोम या एनवायरमेंट? इट इज जीन। इसको यूनिट ऑफ हेरिडिटी भी बोलते हैं, है ना। यही जो है मेन, जो हमें पेरेंट्स से मिलते हैं बच्चों को, ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, यही चीज है वो, जीन। तो ये था आपका चैप्टर, सॉरी चैप्टर ने पीवाईक्यू 2020 जून का। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, कल की क्लास में दिसंबर 2020 का पेपर हम डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से 2025 तक हम सारे पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लेना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी हमने आज किए, और रिलेटेड टॉपिक भी मैंने आपको बताया, नहीं याद है तो उनको पढ़ो वापस से जाके। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना है डेली के डेली। चलिए फिर आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।